तो प्लीज बीच बोलिएगा मत। देखिए आप लोग का चैप्टर फर्स्ट करा रहे हैं केमिस्ट्री का, ठीक है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे एक चैप्टर मैंने उधर से स्टार्ट कर दिया था बीच से ही, वो इशू के करने पे, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जैसे हमने पहले ये पढ़ रखा है सारा, 9th क्लास में या 10th में जो भी पढ़ा है, तो 11th क्लास में जब आप आते हो केमिस्ट्री पढ़ने, तो ये मान के चलते हैं कि हो सकता है कि बच्चों को नहीं पता हो तो एक बार रिवीजन कराया है, तो इसके लिए बस ये बेसिस के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये सब मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत आप लोगों को है। आपको मास भी पता है, किसी भी चीज का वॉल्यूम भी पता है, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। लिक्विड और गैस का वॉल्यूम होगा, मास किसका होगा, जो वेट होता है, ठीक है ना, द्रव्यमान हिंदी में कहते हैं, ऐसे हम लोग उसको ग्राम में डिनोट करते हैं, ग्राम में मतलब यूनिट है, उसको मेजर करते हैं किलोग्राम में। तो मास आपका लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है, सॉलिड का तो होता ही है, ठीक है। और पार्टिकल्स तीनों के तीनों स्टेट में, सॉलिड लिक्विड गैस में पार्टिकल्स के तो बने ही होते हैं वो, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, properties and structure of matter and the changes which the matter undergoes under different condition and the law which govern the changes। केमिस्ट्री आखिर है क्या, पूरे का पूरा जो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे अभी दो बड़े बड़े ग्रंथ, उसमें एक्चुअली जो भी मैटर होता है, पदार्थ, मैटर जानते हैं क्या होता है, तो मैटर का कॉम्पोजिशन क्या होता है, कोई मैटर किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका बनावट या स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीजें पहली बात। दूसरी कि जो भी केमिस्ट्री में हम उन चीजों को भी स्टडी करते हैं जो चेंजेस होती है, जो भी चेंजेस होती हैं मैटर के अंदर, उसकी स्टडी करते हैं, वो चेंजेस किस कंडीशन में हुई, और जो चेंजेस हुई वो केमिस्ट्री के किस लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज केमिस्ट्री में आएंगी। अब देखो लिविंग विद केमिस्ट्री, अगर आप सिलिकॉन चिप होता है आपके कंप्यूटर में, हमारी मोबाइल भी उसी की मोबाइल से समझते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपको फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स केमिस्ट्री का ही होता है। प्रिजर्वेशन, किसी भी फूड को, हाँ, किसी भी फूड को प्रिजर्व करना होता है तो केमिस्ट्री का ही होता है। एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में हम जानते हैं, है ना। अचार को अगर आपको रखना है तो क्या करेंगे, दो काम करते हैं, नमक मिलाते हैं ना, विनेगर मिलाते हैं, और साथ साथ उसमें सरसों का, कुत्तों में और इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ बताओ क्या दिक्कत है, अरे तुम करोगे कंपटीशन, बता रहे एकम है, उसके बाद आप इसमें ऑयल डालते हैं, मुंह बंद ना यार, आंसर बोल के काम खत्म, बस आंसर बोलो और काम खत्म करो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल और पेट्रोलियम, वारफेयर में डिस्ट्रक्शन गैसेस बॉम्ब, ये सब पता है। एसेंशियल और कंफर्ट्स एवरीडे लाइफ में जो हमारे होते हैं क्लोथ्स के ऊपर, ठीक है ना। सीमेंट, ब्रिक, प्लास्टिक, ड्रग्स, मतलब कि दवाओं को ड्रग्स करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमारी केमिस्ट्री से, हमारे हम लोग जिंदा लोग हैं, हमारे लिए हर दिन केमिस्ट्री है। हम इस कमरे में बैठे हैं, कोई ना कुछ केमिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड है अधिकतर चीजें। देख इतना आराम से मत बैठ जाओ, आकर के कुछ दिमाग भी लगाओ। घर पे क्या करके आए हो, खा के और सो के अलावा उसका क्या किए हो, कुछ किए हो प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी, गोबर।
देख रहे कि जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमने बात की अभी इंपॉर्टेंस की भी तो बात नहीं की है। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्यों जरूरी है, ये डेफिनेशन हो गया। अगर आप ये चार्ट भी बना करके आ जाएंगे ऐसा, और ये फोटो नहीं केवल लिख भी देंगे, इंपॉर्टेंस खत्म। बात समझ में आ गया? ठीक है, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, आखिर केमिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो उसका दायरा कहाँ कहाँ तक है। जैसे नहीं कहते हैं कि भैया अगर आप बायोलॉजी लेते हैं, नॉन मेडिकल लेते हैं, तो क्या क्या स्कोप होता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो भैया आप एमबीबीएस कर सकते हैं, नीट निकाल करके डॉक्टर बन सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल में जा सकते हैं, दवा कंपनी में, और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना। तो केमिस्ट्री पढ़ के ऐसा क्या होगा? इन केमिस्ट्री वी स्टडी द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स टू फाइंड आउट व्हाट दे आर मेड ऑफ। हम केमिस्ट्री में इस चीज का स्टडी करते हैं कि जो चीज बना हुआ है, कोई चीज बनी हुई है, वो किस मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है, द मार्वलस थिंग अबाउट केमिस्ट्री इज दैट ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टिनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज बनी है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। या तो उसको हम एटम कहेंगे और नहीं तो मॉलिक्यूल। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एटम होगा और किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा मॉलिक्यूल होगा। देखो, हमें ये भी पता है कि ओनली अबाउट 1 in 18 टाइप ऑफ एटम्स मेक अप होल ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स। हमारे पूरे यूनिवर्स के जितने भी मैटर पाए जाते हैं उसको बनाने में केवल 118 एटम ही काम आते हैं। वी आल्सो लर्न हाउ देयर कंपोजिशन अफेक्ट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर सो दैट वी कैन प्लान टू मेक न्यू मटेरियल विद प्रॉपर्टी ऑफ आवर इंटरेस्ट। ठीक है, वो तो ठीक। अब देखो, इट इज डिफिकल्ट टुडे टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। इसको क्या है, पहला कि हम केमिस्ट्री के बिना अपनी लाइफ इमेजिन कर ही नहीं सकते। ये पूरा लाइन लिखिएगा। मेन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या है? पहली बात ये, केमिस्ट्री हैज हेल्प इन एग्रीकल्चर, फूड, मेडिसिन, वारफेयर, ट्रांसपोर्टेशन, कंप्यूटर्स एंड इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, कंप्यूटर इन सभी चीज में हमारी मदद करता है ना। सॉरी, कंप्यूटर कर केमिस्ट्री। दिस इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में भी करता है। फिगर कौन सा कर रहा था ये? फिगर 1 तो पहले वाला हम बता ही चुके हैं। ठीक है, आप इसको यहां से लेकर के इसमें यहां तक अपने नोट्स में लिखिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री फॉर मीटिंग आवर बेसिक नीड्स एंड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री क्या करती है? हमारी हर दिन की जरूरत को या हमारी जो बेसिक नीड है उसको पूरा करती है। और वो कैसे? पहला, ये हमें केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती है, इंसेक्टिसाइड्स प्रोवाइड करती है, फंगिसाइड्स प्रोवाइड करती है और पेस्टिसाइड्स। ठीक है ना, एग्रीकल्चर के लिए। प्रिजर्वेटिव्स हमें प्रोवाइड करती है, मतलब खाने को प्रिजर्व करके रखने के लिए। आप अचार रखते हैं, जेम, जेली, जो पैकेजिंग वाला फूड है सब कुछ प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग बिना फ्रिज का भी। बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए भी आपको पता है किसी भी चीज की साफ सफाई के लिए किसी न किसी केमिकल की जरूरत पड़ती है। चाहे वॉशरूम की साफ सफाई हो, कपड़े डिटर्जेंट की सफाई हो, शरीर अगर सॉप यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, सब कुछ तो केमिस्ट्री में यूज होता है हमारा। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव्स भी देता है, बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए भी अच्छा है। एनेस्थेटिक का मतलब होता है कि बेहोश करने वाला काम। ठीक है ना, ऑपरेशन से पहले करते हैं ना, ये भी है। सर जैसे मान लो ये भी सुन्न कर रहा है, तुम सुन्न तो नहीं हो गए। जैसे मान लो कि दांत निकलवाना होगा ना, तो डॉक्टर एक सिरिंज में ले लेगा और दांत के मसूड़े में हल्का हल्का है ना, वो थोड़ा थोड़ा वो दवा डाल देगा। विश्वास करिए ना, आपको पता है वो दवा डाल देता है, तो एक तरह से एनेस्थेसिया होता है। ठीक है, आपको एहसास ही नहीं होगा ना कि वो दांत कब निकलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री हैज आल्सो हेल्प फॉर बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। एनेस्थेटिक में यूज होता है, मतलब कि किसी आदमी का मान लीजिए कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है तो उसको बेहोश करके ऑपरेशन करेंगे ना। या आदमी इस तरह से मूंगफली खा रहा है, भुट्टा खा रहा है, उसका पेट चीर करके लीवर बाहर निकाल दे, ऐसे तो नहीं कर सकता है ना। केमिस्ट्री हैज आल्सो गिवन अस अ वैरायटी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स मतलब दवा होगा ना, से एक चीज मत समझ लीजिएगा।
सच एज एंटीपायरेटिक्स, एनर्लेजिक, एलर्जिक, ठीक है, ये वाला। एंटी पायरेटिक्स मतलब द लोअर बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर, अगर ऐसा हो तो उसके लिए। एलर्जिक होता है ना, तो एन एलर्जिक्स मतलब कि रिलीफ पेन। लोअर बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर, इसका मतलब ये हुआ कि लोअर बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर, हमारा शरीर का जो निचला हिस्सा होगा वो बहुत ज्यादा हाई फीवर में तपेगा, समझ रहे ना, मतलब सर गर्म नहीं होगा लेकिन हाथ आ रहे हैं। चाय पीने का टाइम नहीं होता है। ट्रांसक्यूलाइजर जानवरों को बेहोश करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि शेर को पकड़ना है, अब मान लीजिए बेहोश करेंगे तभी तो, मान लीजिए कोई डेंटिस्ट है उसको शेर का इलाज करना है, हमने दांत उसको ठीक करना है या कोई घाव का साफ सफाई करना है, वैसे थोड़ी कि हाथ पांव पकड़ के सुई मार के कर लीजिएगा, उसको बेहोश तो करना पड़ेगा ना, बंदूक जो आती है। तो ये जितनी भी दवाएं हैं इन सब चीजों में, ठीक है, एंटी माइक्रोबल, एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक्स, ये सब जो भी दवाएं बनती है वो तो उसी के लिए, ठीक है ना। याद रखिएगा केमिस्ट्री से हमको हजारों की संख्या में लाइफ सेविंग ड्रग्स मिलता है, जीवन को बचाने वाली दवाएं मिलती हैं। ड्रग्स मतलब, अच्छा हाँ मैं आपको, ड्रग मतलब पता है क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है, जब बहुत सारे ड्रग को मिलाया जाता है ना तब जाकर के मेडिसिन बनती है, ठीक है ना। ड्रग, ये ड्रग्स जो बोलते हैं ना, अगर वो उसकी जो सॉल्ट है वो सीधे नशे की तरह यूज कर रहे हैं तब तो होगा ही, समझ रहे ना। बुखार की दवा में, पेन किलर में, खांसी के सिरप में, सब में है ना ये ड्रग्स डाला जाता है, लेकिन वो क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। अगर किसी आदमी को है ना, अगर वो, आपको पता है नशे के लिए वो लोग कुछ भी कर लेते हैं इस तरह से, ये खांसी की सिरप है ना, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई किसी को नहीं दे सकता। अब देखेंगे सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल, ये दो जो ड्रग्स हैं ये आपको कैंसर थेरेपी के लिए, एजेटी, एजिडोथाइमाइड, ये जो दवा है एजिडोथाइमाइड, माइड जो है, माइडाइन जो आपका ड्रग है, ये आपको एड्स के इलाज के लिए होता है। देखिए एड्स का जो इलाज होता है ना, अभी अमेरिका में एकमात्र अभी सक्सेसफुल ऐसा किया गया है कि एड्स का इलाज खोज लिया गया है, लेकिन याद रखिएगा, हाँ, एक आदमी की जान बच गई, एड्स का दवा निकल गया, लेकिन दवा नहीं है, मेडिसिन नहीं है, वो उसमें क्या करते हैं, प्लाज्मा थेरेपी करते हैं, मतलब कि उसके प्लाज्मा ही पूरा बॉडी का जो खून का होता है उसमें चेंज करके, जैसे इस बार कोरोना में भी ऐसा किया गया था, तो वो मेडिसिन नहीं, ऐसी नहीं कि दवा दे करके ठीक करते हैं, बड़ा मुश्किल है वो। अब ये दवाओं का क्या फायदा है मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके बॉडी में पर आपके एक इंसान में 10 मिलियन से ऐसे वायरस है एड्स, तो ये दवाएं क्या करती है, वायरल लोड को कम कर देती है, 10 मिलियन की जगह उसको 1 मिलियन या मान लो 50,000 कर देगी, उसको कम करती रहेगी, ज्यादा ग्रोथ नहीं करती, बस ये हुआ है, अब उसकी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। लाने के लिए सोचना नहीं चाहिए, मार लेना चाहिए। देखिएगा, केमिस्ट्री फॉर आवर कंफर्ट, प्लेजर एंड लग्जरीज, केमिस्ट्री हमारे सुविधा के लिए, प्लेजर मतलब हमारे सुख के लिए, ठीक है ना, और लग्जरीज मतलब की विलासिता के लिए, है ना। इस तरह से क्या क्या यूज कर सकते हैं। अब इट गिवन बाय अस बिल्डिंग मटेरियल, सिंथेटिक फाइबर एंड वैरायटी ऑफ आर्टिकल इन डोमेस्टिक यूज, ये पॉइंट पूरा लिख लीजिएगा। और ये दूसरा पॉइंट, केमिकल्स इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, एसिड्स, एल्कलाइंस, एल्कलीज, सॉल्ट, डाइज, पॉलीमर, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, इसमें से 4-5 लिख लेना, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट हो गया, आ रहा है समझ में ना, नहीं आएगा तो बोलना फिर समझ। केमिस्ट्री फॉर गिविंग अस न्यू मटेरियल, ठीक है, ये भी है, आप बस ये पॉइंट लिखना और नीचे एक लाइन लिख देना, such as superconducting ceramics, conducting of polymers, optical fiber, micro alloys and carbon fiber, ये नई चीजें मिली हैं हमें, मतलब पिछले दशक में 10-20 सालों में मिली हैं, जिससे कि हमारी क्या कहते हैं साइंस और आगे बढ़ा। केमिस्ट्री इन वॉर, ठीक है, वॉर में भी है, आपको पता है टीएनटी, ट्राई नाइट्रो
ट्राई नाइट्रोटोल्यून, टोलिन, ठीक है ना, ट्राई नाइट्रोटोलिन। अब ये क्या होता है, टीएनटी एक तरह का भी स्फोटक होता है, बॉम्ब टाइप का, टीएनटी यूज करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन एक पॉइजनस गैस है, सच एज द मस्टर्ड गैस। याद रखिएगा, अभी यूक्रेन वॉर में है ना, मस्टर्ड गैस का यूज किया था रशिया ने, आपने सुना होगा। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन नहीं सॉरी, वो नाइट्रोग्लिसरीन भी तो बॉम्ब की तरह है, और एक पॉइजनस गैस मस्टर्ड गैस होती है। ये मस्टर्ड गैस में क्या होता है कि अगर गैस के कांटेक्ट में आ गए ना, तो ये पूरा बड़ा बड़ा फफूला टाइप का निकल जाएगा, चेचक। हाँ बहुत ज्यादा, और ऐसे और भी हैं। उसके बाद आपको आरडीएक्स के बारे में सुना होगा आपने, वो सब इसमें भी आता है। फ्यूचर गोल्स एंड चैलेंजेस ऑफ केमिस्ट्री। ये तो समझ गए कि केमिस्ट्री आपके लिए कैसे क्या स्कोप है, इसमें सब पॉइंट वाइज अपने नोट्स बना लेना, वही आपका आंसर भी होता है। भी नहीं चाहिए, गंदा चाहिए। अब हम देखेंगे पहले सिलेबस में, जब फ्यूचर गोल्स है तो पढ़ाएंगे, नहीं है तो नहीं। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, स्कोप में ही आएगा सारा ये। नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है, नहीं पढ़ना। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। आप लोग रेगुलर, आप लोग का बस एक ही काम है, मैंने 20 मिनट का आधे घंटे का जो वीडियो भेजूंगा, लगा के मोबाइल में रख लेना, और उस हिसाब से अपना बैठ के लिख लेना। 20 मिनट का वीडियो है, अगर मान लो आपको लिखना है तो मुश्किल से 1 घंटा में आपका नोट्स लिखा जाएगा, अच्छे तरह से राइटिंग में लिखेगा, हो गया काम पढ़ाई, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा, एक ये आपका है कि डेफिनेशन ऑफ 7 SI बेस यूनिट, ये हमें जानना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो, आप ये बस ये लाइन रो लिखोगे, ये रो लिखोगे, ठीक है ना, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बेसिक बस ये याद रखना कि आप मैंने ये पता होना चाहिए, लिख लें तो आपके बेसिक के लिए अच्छा है। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है ये, ठीक है, मीटर में ही मेजर करते हैं। मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, थर्मोडायनेमिक्स मतलब टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, कोई चीज कितनी ज्यादा मात्रा में। अब जैसे मैं कहूं कि इसमें ये प्लास्टिक मटेरियल का बना है, तो हम काउंट करेंगे कि कितने मोल्स प्लास्टिक या कितने नंबर ऑफ मोल्स प्लास्टिक से ये चीज बनी हुई है, तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और ल्यूमिनिसिटी मतलब कैंडला, मतलब कोई चीज कितना ब्राइट है, कितना चमकीला है, ठीक है ना, तो उसको उसका ऐसा यूनिट कैंडला होता है। ये वाला भी जरूर लिख लीजिएगा, पूरे आपके केमिस्ट्री में हो जाएगा, ठीक है ना, बेसिक चैप्टर ही है। 10 टू द पावर 1 मतलब कि डेसी, 10 टू पावर 2 मतलब कि सेंटी, 10 टू पावर 3 क्या था वो समझे ना क्या, ये तो बोलो कहना है, मैं खेत खाता हूँ, और क्या है इसमें, क्या है यार, ठीक है ना। ये आप लोग लिखिएगा पूरा, ये तो याद करने वाली चीज है। अब देखिएगा, सब कॉमनली यूज क्वांटिटी, अब आया हमारे काम का चीज। पहला ये सिलेबस में आपके मास एंड वेट। अब देखो मास क्या होता है, मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। किसी भी सबस्टेंस में जितना मैटर प्रेजेंट होता है, जितने मैटर से वो चीज बनी होती है, उस मैटर की क्वांटिटी या अमाउंट को यहाँ मास कहते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे नहीं कल इशू कर रहा था कि मास और वेट का डिफरेंस सर हम पढ़ के आए हैं आज, कर था ना, तो अब आप भी पढ़ लीजिए कि मास क्या होता है, अलग क्या है मास और वेट में। ए कितना किताब लेके बैठे हो, हार कितने दब गया ये। मास क्या है और वेट क्या है। मास क्या है कि मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मान लीजिए मैंने कहा कि हाइड्रोजन का मास, तो हाइड्रोजन के मास का मतलब है कि उस हाइड्रोजन में कितना नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन मैटर प्रेजेंट है, तो वही उसका हाइड्रोजन का मास है। अगर मैं कहूं वेट, इट मींस weight is the force exerted on an object by the pull of gravity। ये दो लाइन अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अब देखो, अगर आप इस मोबाइल को ये अभी हाथ में उठाया तो लगभग 200 ग्राम या 250 ग्राम के करीब या 100-150 ग्राम जो भी होगा ना वेट होगा। लेकिन अगर इसी को आप जीरो ग्रेविटी में चले जाओगे तो इसका कोई भी वेट नहीं। जीरो ग्रेविटी मींस वेट जीरो, लेकिन मास होगा, क्योंकि ये जो मोबाइल बना है इसका ये प्लास्टिक का कवर, ये फाइबर नायलॉन का कवर, इसके अंदर प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर, चिप, कांच, ग्लास, वो सब चीज है, उसको तो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, लेकिन आपको ये इसका वेट फील नहीं होगा। समझ में आया? तो वेट क्या होता है, किसी चीज पर जितनी ग्रेविटी लगती है वही उसका वेट होता है। एक लाइन की बात, जिस भी चीज पे जितनी ग्रेविटी उसको खींचती है अपनी ओर, ग्रेविटी जितनी ताकत से खींचेगी, जिस फोर्स से खींचेगी, उसी के बराबर उसका वेट होता है। आपका वेट अगर 47 किलो है, इसका मतलब अर्थ की ग्रेविटी आपको 47 केजी के बराबर नीचे खींचती है, इतना फोर्स बराबर आप पे लगा रहे, तब आपका वेट 47 किलो है। और नहीं तो अगर, समझ में आई बात? लेकिन मास क्या होगा, मास 47 केजी नहीं होगा। मास ये होगा कि आपका हड्डी हो गया, मांस हो गया, ये मसल हो गया, स्किन हो गया, सब कुछ जो भी पूरा स्ट्रक्चर है, उस वो जो बना है वो कितने नंबर ऑफ मोल का बना हुआ है, मतलब कितने मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ करके उसको बना है, वो संख्या होती है। तुमको क्यों समझा, ये तू काम कर यार। तो मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, क्लियर है? yes. और वेट का मतलब हो गया कि वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी। किसी भी चीज पे अगर ग्रेविटी लगे तो कितने फोर्स के बराबर नीचे खींचती है, एक अपनी ओर खींचती है धरती की, वही उसका वेट है। ग्रेविटी जिसको जितना खींचती है, जितने फोर्स से, वही उसका वेट होता है। आगे चलो, द मास ऑफ अ सबस्टेंस इज कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लोकेशन। किसी भी सबस्टेंस का मास हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। आप मंगल ग्रह लेकर के चले जाओ, स्पेस में लेके चले जाओ, मून पे लेके चले जाओ किसी भी चीज को, ठीक है, या आप धरती पे रखो। मान लीजिए सेठ का सिंगाड़ा खरीदे आप, धरती पे रखिए, मंगल पे ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, उसका मास वही रहेगा, लेकिन वेट फिर बदल जाएगा, ठीक है ना? अब मान लीजिए जीरो ग्रेविटी में ले जाएंगे तो सिंघाड़ा तैरता रहेगा, आप भी तैरते रहेंगे, है ना? ऐसा हो जाएगा। मिश्रा धरती पे ही सिंघाड़ा खा के जाना, स्पेस में जाने के बाद है ना खाने में दिक्कत हो, वहां वो ट्यूब में करके देते हैं, है ना? और मुंह में वो ट्यूब लेकर कैसे दबाएंगे तो सीधे माउथ में आ जाएगी। जीरो ग्रेविटी में खाएंगे कैसे? आप ऐसे नहीं दाल भात साने और खाए तो चावल ऐसे छितरा जाएगा, हवा में तैरने लगेगा सब। फील लेना है सबको, उसके लिए बेटा बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। The mass of a constant, the mass of a substance is constant and is independent of its location. For example, your body has same mass whether you are on the earth or in the moon. मैंने कहा है ना, however weight of an object may change from one place to another due to the change in gravity. मून पे आपके बॉडी का वेट कम हो जाएगा, होगा वहां पर भी। आप मून पे है ना वॉकिंग नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, वहां पे हॉप करना पड़ेगा, जैसे खरगोश कैसे उछल उछल के चलता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी के कंपेरेटिवली मून पे 1/6 है। यहाँ पर आप एक कदम अगर चलेंगे ना तो वहां पर आपको 6 कदम ऐसे ही फेंक देगा, समझ रहे हैं ना? और ऐसे चलने की कोशिश करेंगे तो धड़ाम ऊपर गिर जाएंगे, आपको हॉप करके ही चलना पड़ेगा मून पर।
तो क्लियर हो गया। मून पे जाएंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा और धरती पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि धरती की ग्रेविटी ज्यादा है, उनकी कम। वही अगर आप जुपिटर पे चले जाएं तो धरती से भी ज्यादा आपका वेट आपको फील होगा, लेकिन मून पे और अर्थ पे आपको पता ही, जीरो ग्रेविटी में चले जाएंगे तो आपको अपना वेटिंग नहीं पता चलेगा कि मेरे शरीर में कोई वेट भी है। ठीक है, तो वेट ग्रेविटी के कारण होता है, जितनी ग्रेविटी लगेगी आपको उतना ही वेट पता चलेगा, लेकिन मास हर जगह एक जैसा होगा, क्योंकि आपका शरीर तो बना हुआ है ना। देखिएगा, द मास, ये पूरा लिखना है, यहां से लेकर के यहां तक आप कोई भी लाइन नहीं छोड़े। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको अपना मास भी मेजर करना है, वेट तो मेजर कर लेते हैं हम लोग, वेट मशीन में आसान है, लेकिन अगर आपको चाहते हो कि आपके पूरे बॉडी का मास अगर आपको मेजर करना है, तो हाउ इट इज पॉसिबल? The mass of a substance can be measured very accurately in the laboratory by using an analytical balance. ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस के द्वारा आप ऐसा कर सकते हो, और ये होता क्या है, ये मशीन ऐसा है, देख रहे हैं ना, ये मशीन एनालिटिकल बैलेंस commonly used in the laboratory in सोन को तो दिख रहा है आपको। These days many type of electronic balance are available. The analytical balance usually weighed to plus or minus 0.000 gram, although some balance are available which can be weighed to 0.00001 gram, मतलब इतनी एक्यूरेटली देगा वो, बिल्कुल एकदम पक्का। द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ये आपको पता ही है, because kilogram is too large unit for many purposes। ठीक है, अब मैंने, अच्छा है ना, जैसे मान लीजिए किसी चावल गेहूं या आदमी इंसान किसी का वेट मेजर करना है तो ज्यादा आसान है मास के लिए। देखो, वॉल्यूम से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें इसे पढ़ना नहीं, टेम्परेचर से लेना देना नहीं, हमें पढ़ना नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना। सम कॉमन SI डिराइव्ड यूनिट्स, देखना बेटा, इसको जरूर करना पड़ेगा, ये लिख लेंगे ना तो अच्छा है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में बेसिकली जरूरी है। ये चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे हम बता रहे हैं कि अगर फिजिकल क्वांटिटी एरिया, किसी चीज का एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में हम सिंबल से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम होगा तो मीटर क्यूब, डेंसिटी होगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब केजी मीटर क्यूब और केजी m - 3, ये लिखा होता है ना, समझ रहे ना, केजी -3 में s -1 होता है, तो आप मैंने इसी तरह एक दूसरे का मुंह देखते रहते, समझ में नहीं आता है। स्पीड जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, मतलब मीटर पर सेकेंड, और m s-1 मतलब कि मीटर पर सेकेंड ही होता है। तो ये सारा आपको पढ़ना और लिखना है, ताकि आपको जब पढ़ाया जाए तो आपको समझ में आए अच्छी तरह से। समझ मेरी बात? पुष्कर कहाँ जा रहे हैं? पुष्कर सर यही पे सारा क्लास ज्वाइन कर रखा यस सर, है? उसका बायोलॉजी नहीं था? नहीं सर, आपसे बन गया ना?
कितना डिलीटेड है, करना है क्या है? गेल-लिस्टक लॉ ऑफ कंबाइनिंग मॉलिक्यूल पढ़ा था ना, गेल-लिस्टक लॉ। और एटॉमिक थ्योरी का क्या कर रहा है वैसे, क्या मतलब